हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स विद आमिर पर आपका स्वागत है। आ गए हैं एक नई स्टोरी के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाली है। और ये स्टोरी मुझे रेडिट पर मिली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर सुना दूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। बात है सन 2003 की। गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हुई थी। बरेली में रहने वाले राकेश रावत जी, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे, उनकी वाइफ नेहा, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उनका बेटा आरव, जिसकी एज 12 साल थी, और एक छोटी बेटी मीरा, जिसकी एज 6 साल की थी। रावत फैमिली ने डिसाइड किया था लेह लद्दाख ट्रिप करने का, और उन्होंने अपनी एसयूवी तैयार कर ली। सारी ज़रूरत की चीज़ें, सारा सामान, इक्विपमेंट्स, कैमरा, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्नैक्स, सब कुछ भर के वो अपनी हैप्पी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बरेली से चंडीगढ़ का पहला स्टॉप होता है, जिसके लिए वो सुबह ही सुबह निकल जाते हैं। सफ़र बहुत ज़्यादा सुहाना होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। आरव और मीरा आपस में खेल रहे होते हैं, और राकेश जी और उनकी वाइफ ये आगे वाली सीट पे बैठ के, राकेश जी तो ड्राइव कर रहे होते हैं, और नेहा जो होती हैं वो साइड वाली सीट पे बैठी होती हैं, और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। हाईवे का रास्ता होता है। चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो जाती है, और वो एक होटल में स्टे करते हैं। वो होटल बहुत ज़्यादा पुराना होता है, 80s के दशक का वो होटल होता है। और वहाँ पर पहुँचते ही मीरा जैसे घबरा जाती है, और एक डर का एहसास उसको होता है, और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा, मुझे जैसे कोई देख रहा है। उस कॉरिडोर से एक आंटी है जो मुझे देख रही हैं। तो मीरा को लगता है एक बच्ची है, बस उसको ऐसे ही हेलुसिनेशन हो रहा है या नई जगह है। वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, और उस होटल में वो रुकते हैं एक रात। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो मनाली के लिए निकलते हैं। मनाली का सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, और 8-10 घंटा ड्राइव करने के बाद वो चंडीगढ़ से मनाली भी पहुंच जाते हैं। अब तक तो सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही होती हैं, बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं वो लोग, और अपने सफ़र को आगे जो होने वाला है सफ़र, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद मनाली से वो जब 1-2 दिन के बाद, अब इसके बाद मनाली से 1-2 दिन के बाद परमिट लेने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, वो अपना सफ़र शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं मनाली से जिस्पा। अब जिस्पा तक पहुंचने में उनको बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता, लेकिन क्योंकि वहाँ की खूबसूरती को देखकर, वहाँ के सुकून को देखकर, राकेश जी ये डिसाइड करते हैं कि एक दिन यहाँ पे भी रुक लिया जाए। जिस्पा पे कई सारे टेंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है नहीं। कुछ 2-4 गेस्ट हाउस और फिर बाकी सब टेंट्स ही हैं वहाँ पे रुकने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे रुक जाते हैं, एक अच्छा सा कैंप साइट देखते हैं और उस पे रुकते हैं। वहाँ रुकने पर रात का वक्त होता है, जब वो लोग अपने टेंट में सो रहे होते हैं। तो तभी मीरा ज़ोर से चिल्ला के उठती है। तो बाकी लोग भी सब घबरा के उठ जाते हैं, और राकेश जी और नेहा जी पूछते हैं मीरा से कि बेटा क्या हुआ, क्या हो गया, क्यों इतना ज़्यादा डर? तो मीरा बताती है कि पापा, मैंने अभी जब मैं सो रही थी तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों को छुआ हो। मैं चौंक के उठ के बैठ गई, और फिर मैंने देखा तो हमारे कैंप के बाहर जैसे कोई चल रहा था, और हल्का-हल्का हँस भी रहा था। तो ये सारी चीज़ों पे वो दोनों ध्यान तो नहीं देते, उनको लगता है बच्ची है, सफ़र पे निकले हैं हम और इतना दूर घर से हो गए, शायद ये सारी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से मीरा इस तरीके से बिहेव कर रही है। उसको जैसे-तैसे वो समझा के, बुझा के, और उसका माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट करके उसको सुला देते हैं। अब नेक्स्ट डे वो जिस्पा से निकलते हैं सरचू के लिए। उनका प्लान था आराम-आराम से लेह लद्दाख तक जाने का, अच्छे से घूमने का। तो नेक्स्ट डे वो जब सरचू पहुंचने वाले होते हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से सरचू में किसी भी टेंट्स में, या क्योंकि सरचू पूरा एरिया सिर्फ टेंट्स ही है, वहाँ कोई गेस्ट हाउस नहीं होता। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि अब क्योंकि सरचू में रुकना पॉसिबल नहीं था, वो आगे बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे पहुँचते हैं पांग के लिए। पांग एक बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे बसी हुई एक जगह है, जो कि ऑक्सीजन लेवल के मामले में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि हाइट और एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा होने की वजह से पांग में ऑक्सीजन लेवल की भयानक तरीके से कमी है,
जिसकी वजह से उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। पांग पहुंचते ही एक ढाबे के पास जब राकेश जी अपनी गाड़ी को रोकते हैं तो अचानक से मीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो अपनी आंखें बिल्कुल जैसे उसकी आंखें जैसे बिल्कुल पलट जाती हैं और वो बिल्कुल वाइट हो जाती हैं, ब्लैक वाला पोर्शन गायब हो जाता है उसमें से। और वो एक अजीब सी ही आवाज़ में जैसे चिल्ला के बोलती है, मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं इस लड़की को लेके ही जाऊँगी। ये देखकर नेहा बहुत कस के चीखती हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं अपनी बेटी को लेके और वो कहती हैं ये मीरा की आवाज़ नहीं है। राकेश जी भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि घर से इतनी दूर जहाँ पे बिल्कुल एक रिमोट लोकेशन हो, कोई भी ज़्यादा लोग ना हो, सिर्फ कुछ गिनती के 1-2 ढाबे, ऐसी जगह पे इतनी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन जो वो फेस कर रहे थे, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। आरव भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। अपनी बहन को इस तरीके से देख के वो रोने लगता है और अपनी मम्मा से और पापा से पूछता है कि मीरा को ये क्या हो गया है पापा? अब उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। जो ढाबे पे एक आंटी होती हैं, वो मीरा की तबीयत को देखती हैं, उसकी हालत को देखती हैं और कहती हैं कि ये उसी चुड़ैल का साया है, जो आज से कुछ साल पहले जिस्पा में मर गई थी। एक एक्सीडेंट था जिसमें उस औरत की मौत हो गई थी, तब से वो औरत उस जगह पर भटकती है और जो लोग वहाँ रुकते हैं, जो बच्चे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन पर ही अटैक करती है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद रावत परिवार बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो मदद की गुहार लगाने लगते हैं कि कोई भी उनकी मदद करे कैसे भी, क्योंकि वो बेटी जो उनकी होती है वो अभी बहुत छोटी होती है, 6 साल की एक मासूम बच्ची, जिसको वो आत्मा अपने कब्जे में ले चुकी होती है। मीरा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, उसकी आवाज़ बहुत भारी हो गई होती है और ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनको ये समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कहता है आपको इस बच्ची को मॉनेस्ट्री ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर ही इस चीज़ का इलाज हो सकता है और हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। और फिर ये देखकर जो राकेश जी होते हैं वो जल्दी से उस आदमी से उस मॉनेस्ट्री का पता पूछते हैं और वो अपनी गाड़ी में सब लोग बैठ जाते हैं और बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को उस मॉनेस्ट्री की तरफ भगाने लगते हैं। राकेश जी देख रहे होते हैं अपने बैक मिरर में जैसे उनको एक वाइट कलर की परछाई जो उनकी गाड़ी का पीछा कर रही होती है, बहुत तेज़ी से उनकी गाड़ी के पीछे आती दिख रही होती है। ये देख के राकेश जी अपनी गाड़ी को और ज़्यादा स्पीड में भगाने लगते हैं और जब गाड़ी किसी भी टर्न पे थोड़ी-सी स्लो होती, तो जैसे उनको फ़ील होता कि वो जो एंटिटी है या जो परछाई है जो उनकी गाड़ी के पीछे उनके साथ-साथ भाग रही है, उड़ रही है जैसे तो वो और भी ज़्यादा करीब आ रही है और गाड़ी के पास आ जा रही है बिल्कुल। ये देख के जो राकेश जी होते हैं वो और तेज़ी से अपनी गाड़ी को बढ़ाते हैं और भगाते हुए मॉनेस्ट्री की तरफ ले जाते हैं। और कुछ घंटों की थका देने वाली और घबरा देने वाली ड्राइव के बाद राकेश जी अपने परिवार को लेके मॉनेस्ट्री के पास पहुंचते हैं। अब उस मॉनेस्ट्री के पास पहुंचते ही 2 मॉन्क्स होते हैं जो जल्दी से भाग के गाड़ी के पास आते हैं और क्योंकि जो राकेश जी होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं मदद करो मदद करो, तो ये आवाज़ सुन के वो मॉन्क्स दौड़ते हुए राकेश जी की गाड़ी के पास आते हैं और पूछते हैं कि मतलब क्या हुआ, क्यों आप इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हो? तो राकेश जी सारी चीज़ें बताते हैं और जब वो मॉन्क्स कार के अंदर झांक के देखते हैं उस छोटी सी मीरा को, जिसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका होता है, वो एक छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत की जैसे कोई आत्मा उसके अंदर घुस गई हो, उसका चेहरा ऐसा लग रहा होता है। वो चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है। ये सारी चीज़ देखने के बाद मॉन्क्स जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलते हैं और उस बच्ची को अपनी गोद में लेके दौड़ लगा देते हैं मॉनेस्ट्री की तरफ। वो दौड़ के अंदर जाते हैं और एक स्पेशल प्यूरिफिकेशन रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ और वो रिचुअल स्टार्ट होने के बाद मीरा और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसके अंदर से जैसे आवाज़ आने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे उसके पास जाना है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तभी वहाँ पर एक सीनियर लामा आते हैं और वो उस बच्ची को देखने के बाद कहते हैं, ये रूह बहुत ज़्यादा पुरानी है, कभी किसी हादसे में मरी हुई किसी औरत की रूह है ये, और जब भी ये रूह अपना एहसास किसी को करा देती है तो फिर ये उसका पीछा जल्दी आसानी से छोड़ती नहीं। रात का वक्त हो चुका था और 3 घंटों तक वो रिचुअल चलता ही रहा। चारों तरफ दिए जल रहे थे
और उस रिचुअल के दौरान पूरी मॉनेस्ट्री में जैसे तूफ़ान जैसे हालात हो गए थे और हर तरफ जैसे घंटियाँ ज़ोर-ज़ोर से बज रही थीं। इतनी ज़्यादा हलचल के बाद एक वक़्त आया जब सब कुछ एकदम से शांत हो गया और मीरा बेहोश हो गई और वो पूरी रात बेहोश ही रही। बीच-बीच में लामा जो थे वो उसके ऊपर कुछ पढ़ के फूँकते और उसके बाद पूरी रात उसको होश नहीं आया। लेकिन अगली सुबह उसने अपनी आँखें खोलीं और आँखें खोलने के बाद वो कहने लगी, पापा ये हम कैसे होटल में रुके हुए हैं। अब वो बच्ची थी, उसको क्या ही पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मीरा सब कुछ भूल चुकी थी, उसको कुछ भी याद नहीं था। बस उसको ऐसा ही लग रहा था कि कल जो उन्होंने सफ़र किया है उसके बाद रात में वो किसी होटल में रुक गए हैं। तो उस मासूम बच्ची ने बस ऐसे ही कहा कि पापा ये हम कहाँ रुक गए हैं। और जो राकेश जी थे उन्होंने उसकी ये आवाज़ सुनकर जैसे उनकी आँखों में आँसू आ गए और नेहा मैम जो थीं वो भी रोने लगीं और आरव भी बहुत ज़्यादा खुश था अपनी बहन को वापस देखकर। तो ये सारी चीज़ें हुईं उनके साथ और मीरा को कुछ भी याद नहीं रहा। फिर लामा ने उनसे कहा कि आप खुशकिस्मत हैं जो आप इस आत्मा के प्रभाव से बच गए, क्योंकि ये आत्मा ऐसी है जो मतलब जो खुद भी मुक्ति चाहती ही नहीं। उसको मुक्त नहीं होना, अभी भी वो मुक्त नहीं हुई है, क्योंकि जो भी रिचुअल इन्होंने किया था वो सिर्फ़ उसको दूर हटाने के लिए, मीरा से दूर करने के लिए ही था। वो उसको मुक्ति नहीं दिला पाए थे और वो आत्मा फिर से अपनी उस जगह पे चली गई और एक नए शिकार की तलाश करने लगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद राकेश जी ने मतलब जैसे बहुत ज़्यादा वो डर गए थे, अब घूमने का तो उनके माइंड में कुछ रह ही नहीं गया था। बस उनको अपना घर याद आ रहा था। तो राकेश जी और नेहा जी ने ये डिसाइड किया कि अब हमको लेह तक आगे नहीं जाना, हम वापस अपने घर बरेली ही जाएंगे। लामा जी ने उन्हें एक धागा भी दिया जो कि मीरा के हाथ में बांधने के लिए बोला और कहा कि जब तक ये धागा इसके हाथ पर बंधा रहेगा वो आत्मा इसके पास नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद वो अपनी गाड़ी को तुरंत रिटर्न करते हैं और सीधे बरेली के लिए निकलते हैं और फिर ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत से, इतने ख़तरनाक हादसे से ऊपर वाले ने उन्हें बचा लिया। तो दोस्तों ये कहानी थी, रेडिट पर मुझे मिली तो मैंने सोचा आपको भी भेज दूँ। अब ये कहानी कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, ये तो मुझे नहीं पता। ये किसी ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपने ट्रिप का शेयर किया रेडिट पे, तो मैंने उनसे परमिशन ली, मैंने उनके मतलब मैंने मैसेज किया उनसे उस स्टोरी के नीचे और उनसे कमेंट करा और उनसे पूछा, परमिशन ली। जब उन्होंने कहा ठीक है आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा जो ये नाम है ये बदले हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने रियल नेम्स बताने से मना किया था। तो मैंने नाम बदल दिए हैं और स्टोरी सच्ची है या नहीं ये आप डिसाइड करो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। और इसी तरीके की लद्दाख से जुड़ी हुई और भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, जैसे गाटा लूप्स के ऊपर भी बहुत सी ऐसी मतलब स्टोरीज़ हैं जो लोग कहते हैं रियल है। तो अगर आप चाहें तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर करिए। और ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करिए और हमारे इस चैनल पे और भी बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हैं, उनको आगे जाकर आप देख सकते हैं। और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।